आवाज एट 9 यानी आज की सभी बड़ी खबरें एक जगह। इस बुलेटिन में हम आपको करते हैं आज की खबरों से आगाह और कल के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइन। WPI और IIP के तौर तरीकों में सरकार ने किया बदलाव। नए हिसाब से महंगाई घटी तो उद्योगों की रफ्तार हुई तेज। राज्यों का वित्तीय घाटा ना इस साल सुधरा ना आगे सुधरने की उम्मीद। RBI ने कहा GST से सुधरेंगे हालात लेकिन कर्ज माफी दे सकती है चुनौती। फार्मा कंपनियों के खराब नतीजों से बिगड़ा बाजार का मूड। बाजार में हल्की गिरावट लेकिन निफ्टी 9,400 के ऊपर बंद होने में रहा कामयाब। यस बैंक के NPA आंकड़ों पर उठे सवाल। RBI के अनुमान से 5 गुना कम रहा ग्रॉस NPA। बैंक की सफाई, RBI के सर्कुलर के मुताबिक ही हैं आंकड़े। आधार नंबर लीक से डरने की जरूरत नहीं। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले UIDAI के CEO। हर थाली पर पड़ी महंगाई की मार। ज्यादा निर्यात के कारण एक हफ्ते में ही 20 रुपए किलो तक बढ़ी चावल की कीमतें। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा शादी तोड़ने का सबसे खराब तरीका। और 599 रुपए में कीजिए हवाई सफर। गो एयर ने लॉन्च किया मॉनसून ऑफर। महंगाई और ग्रोथ के आंकड़ों ने आज डबल खुशखबरी दी है, इसलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे IIP, WPI और CPI की। सरकार ने IIP और WPI की नई सीरीज जारी की है। नई सीरीज के लिए बेस ईयर 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। नई सीरीज में कई नई चीजों को शामिल किया गया है। इस सीरीज के मुताबिक मार्च में IIP ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 2.7% रही है, जबकि अप्रैल में थोक महंगाई 5.29% से घटकर 3.85% रही है। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा का कहना है कि WPI और IIP के आंकड़े अच्छे हैं। उम्मीद है कि बाजार इस पर अच्छी प्रतिक्रिया देगा। WPI जो है वो कम हुआ है और ऐसे समय में कम हुआ है जब अमूमन जिस महीनों में बढ़ा करता है उस समय कम हुआ है, तो वो एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ IIP में थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ोतरी हुई है, तो वो भी एक अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से मार्केट तो इसको पॉजिटिव ही लेगा। IIP और थोक महंगाई पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, नई सीरीज में इंडस्ट्री की ग्रोथ और महंगाई के आंकड़े अच्छे आए हैं नई सीरीज से, लेकिन फायदा क्या होगा, पर्पस क्या है नई सीरीज लाने का? बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि सारी खबरें अच्छी हैं और आज जो खबरें आ रही है वो सब अच्छी हैं। WPI घटा है, CPI घटा है और साथ ही साथ ग्रोथ बढ़ी है, IIP बढ़ा है। तो मार्च IIP और अप्रैल के WPI और CPI के जो नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, वो बाजार को काफ़ी पसंद आएंगे। CPI और WPI के बारे में खास बात ध्यान देने वाली ये भी है कि ये मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है, यहाँ से दरअसल महंगाई बढ़नी शुरू होती है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि नई सीरीज के अंदर जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो फूड इन्फ्लेशन दरअसल घट रही है ज़्यादातर मामलों में। शुगर जैसे में जहाँ पे फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, शुगर की इन्फ्लेशन 18% थी, वो 13% हो गई, घटी तो है फिर भी। तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, ये सारे संकेत फिलहाल बहुत ही पॉजिटिव है। एक खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस बार ये जो आंकड़े आए हैं इनका बेस ईयर 2004-05 से बदलकर 11-12 कर दिया गया है। नए आइटम्स को, ज़्यादा आइटम्स को शामिल किया गया है और उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये जो आंकड़े आएंगे ये ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे। फिलहाल खबर अच्छी तो है ही है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डिसीजन लेना है या RBI को जिनको डिसीजन लेना है, उनको इस नई सीरीज के चलते इकोनॉमी की ज़्यादा बेहतर तस्वीर दिखाई देगी, ऐसा CSO का मानना है। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से और उनसे समझते हैं कि IIP और WPI के तौर तरीकों को क्यों बदला गया और इसका असर क्या होगा। लक्ष्मण, इस बदलाव में क्या खास है और इसका कैसा असर देखेंगे हम?
देखिए, इस बदलाव में सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि प्रदीप बता रहे थे कि नए आइटम जोड़े गए हैं, बेस शेयर बदला गया है, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू वो काफी दिलचस्प है। वो जानबूझकर किया गया ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन नतीजा वो जरूर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये है कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जीडीपी के नापने के तरीके में सरकार ने बदलाव किया और जीडीपी में अचानक से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल गई थी। धरातल पर हो या ना हो, अलग सवाल उठता है। इसी तरह जो नए बदलाव किए गए हैं उसके तहत आप देखेंगे तो महंगाई दर में कमी दिख रही है और जो औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार बताने वाले इंडेक्स है आईआईपी, उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम पुरानी सीरीज के हिसाब से जाते तो महंगाई दर आपकी 5.7% पर रहती, लेकिन नई सीरीज के हिसाब से जा रहे हैं, नए तौर तरीके से देख रहे हैं तो 5.7% नहीं बल्कि सिर्फ 5.29% पे आ रहा है। अगर हम आईआईपी की बात करें तो अगर नए सीरीज के हिसाब से जाएं तो 5% दिख रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन अगर पुराने सीरीज के हिसाब से जाएं तो सिर्फ 0.7% दिख रहा है। पूरे कारोबारी साल की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो वहां भी ये वही हालत है। पुरानी सीरीज के हिसाब से ये 2.5% पे होना चाहिए था, लेकिन नई सीरीज के हिसाब से ये 2.7% दिख रहा है। ये तो रहा रफ्तार में किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है औद्योगिक उत्पादन में, महंगाई में किस तरह की सुस्ती दिख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें यह कहा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम WPI में नहीं शामिल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद जो ये चिंता जताई जा रही थी कि महंगाई बढ़ सकती है, तो वो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी वो WPI आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका असर क्या पड़ा वो अब WPI में शामिल किया ही नहीं जाएगा। तो इसका एक साफ साफ असर ये दिखेगा कि WPI आपको जीएसटी का असर नहीं दिखाने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की रमेश अभिषेक से, जो कि DIPP सेक्रेटरी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना उनका। नई सीरीज के तहत आते हैं तो आईआईपी की रफ्तार बढ़ जाती है, महंगाई की रफ्तार कम हो जाती है। इसका जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने और सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स ने दिया है, जो भी नए सीरीज आते हैं ये बहुत ही रिगरस टेक्निकल एनालिसिस के बल पे आते हैं और डेटा कलेक्शन बहुत रिगरसली किया जाता है और ये सारे मेथोडोलॉजी, सारे डेटा सोर्सेज सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें डेटा के हिसाब से की गई है और हम लोगों ने जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं उसमें भी आपको इसकी बहुत सारी झलक दिखाई पड़ेगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि WPI में आपने ये रखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये माना जाए कि जब जीएसटी लागू होगा तो महंगाई पर असर क्या पड़ा ये WPI से पता नहीं चलेगा। देखिए, महंगाई का असर जो टैक्सेस के हिसाब से है वो देखने के लिए आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो रिटेल लेवल पर आपको जो प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं वो कैप्चर किए जाते हैं। जहाँ तक होलसेल प्राइस इंडेक्स का सवाल है, हम ग्लोबल बेंचमार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें टैक्सेस को और फिस्कल इम्पैक्ट को नहीं रखा जाता है ताकि जो प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिलती है उसको पूरी तरह से कैप्चर किया जाए, जो कि पूरी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस से अलग है। कुछ नए आइटम भी आपने जोड़ा है, इसके वेटेज में कमी बढ़ोतरी की, उसके पीछे रैशनल क्या रहा? देखिए, जब बेस ईयर में जो भी हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट आइटम्स का और वैल्यू का जो उसका शेयर था, उसका वेट था, उसी के बेसिस पे चेंजेस किए गए हैं। तो ये जब भी कोई चेंजेस होता है सीरीज में तो यही बेसिस होती है, इस बार भी यही आधार है। तो सरकार महंगाई घटने के आंकड़े दिखा रही है, हर मोर्चे पर कहती है कि महंगाई घटी है, लेकिन कम से कम चावल के मामले में ये बात गलत है। 7 दिन में 20 रुपए किलो महंगा हो गया है चावल, वो चावल जिसके बिना कोई थाली पूरी नहीं होती। एक हफ्ते में ही चावल की चमक बढ़ गई। थोक बाजार में साधारण चावल जो एक सप्ताह पहले 2300 से 2800 रुपए क्विंटल बिक रहा था, वो आज 2400 से 3200 रुपए बिक रहा है। वहीं बासमती चावल जो पहले 5500 से 7000 रुपए क्विंटल बिक रहा था, वो आज 6500 से 7500 रुपए बिक रहा है। असर खुदरा बाजार पर भी पड़ा है। ये चावल पहले 35 रुपए किलो था और बासमती हल्की क्वालिटी का, और अभी 45 रुपए किलो हो गया है 10 दिन के अंदर। ये चावल जो बासमती का पहले 45 रुपए किलो था, आज 65 रुपए किलो हो गया है। ये बाहर का स्टॉक चालू हो चुका है, ये माल दिल्ली से अपने बाहर जाता है। सवाल है कि आखिर क्यों एक ही हफ्ते में चावल महंगा हुआ। दरअसल फरवरी से अप्रैल के बीच देश से 95 लाख टन चावल निर्यात हुआ। ये पिछले साल से 1 लाख टन ज्यादा है। चावल बाहर गया तो यहाँ घर में सप्लाई घटी। गल्फ का एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था और इस बार ईरान, सऊदी और कुवैत इसका एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा हुआ, तो इसलिए अचानक इस महीने में एक्सपोर्ट आने से चावल में जो तेज़ी हम 2-3 महीने बाद धारण कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तेज़ी इसी महीने में आ गई। इधर घर में भी शादियों के सीजन के कारण डिमांड बढ़ी है।
अब देखना है कि बम्पर पैदावार के बाद ये कीमतें नीचे आती हैं या नहीं। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल चावल का रिकॉर्ड उत्पादन करीब 109 मिलियन टन के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन साथ में अगर एक्सपोर्ट में इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले दिनों में भी चावल के दामों पर दबाव रहने की पूरी संभावना है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और अब बाजार से जुड़ी खबरों की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज दबाव नजर आया। बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला, लेकिन जल्दी ही बाजार पर बिकवाली हावी हुई। निफ्टी एक समय 9,375 के भी नीचे गया। हालांकि बाजार आखिर में 9,400 के स्तर पर टिकने में कामयाब रहा। बैंकिंग और फार्मा की आज सबसे ज्यादा पिटाई हुई। यस बैंक के ग्रॉस एनपीए के आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। बैंक की सालाना रिपोर्ट में बताए गए ग्रॉस एनपीए के आंकड़े रिजर्व बैंक के आंकलन से काफी कम है। मार्च 2016 में यस बैंक ने 739 करोड़ के एनपीए बताए थे, लेकिन आरबीआई का मार्च 2016 तक 4,926 करोड़ के ग्रॉस एनपीए होने का अनुमान है। इन दोनों आंकड़ों में 4,177 करोड़ रुपए का अंतर है। इधर एनपीए पर उठे सवालों को लेकर यस बैंक ने सफाई पेश की है। बैंक का कहना है कि उसकी रिपोर्ट में दिखाए गए एनपीए आरबीआई के 18 अप्रैल 2017 को जारी सर्कुलर के मुताबिक है। दरअसल वित्त वर्ष 2016-17 में एनपीए में काफी कमी आई है। साथ ही इसका कुछ हिस्सा एआरसीज को बेचा गया है। यही नहीं, खातों में सुधार होने से भी एनपीए कम करने में मदद मिली है। 31 मार्च तक कुल ग्रॉस एनपीए 1,039 करोड़ रुपए रहा है। इस आंकड़े में एक कर्जदार का 911 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है, जिसे जल्द ही वसूल लिया जाएगा, यह कहना है यस बैंक का। इनकम टैक्स विभाग की जांच में 1,000 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने एक ही परिवार के विशाखापट्टनम और कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में पता लगा है कि ये परिवार 12 शेल कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद करने का खेल खेल रहा था। इनमें से 10 कंपनियां कोलकाता में बनाई गई हैं। कार्रवाई का पूरा ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज मीट कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को नॉनवेज खाने के उनके अधिकार से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मीट विक्रेताओं को लाइसेंस देना शुरू करे। अब मीट विक्रेता नए लाइसेंस और रिन्यूअल के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि मांसाहारी लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका क्षेत्रों में बूचड़खाने बनाए जाएं। कोर्ट ने 17 जुलाई तक राज्य सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट भी मांगी है। और आधार लीक से डरने की जरूरत नहीं, देखिए यूआईडीएआई सीईओ अजय भूषण पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत इस ब्रेक के बाद। आने वाले दिनों में रेल किराया बढ़ सकता है। सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर। महंगा होगा रेल सफर, बाकी चैनलों से 2 दिन पहले। जीएसटी में रिफंड के लिए एक्सपोर्टर्स को नहीं करना होगा इंतजार, खबर सबसे पहले। बदलेंगे मोदी सरकार के बड़े अफसर, फैसले के 5 दिन पहले। आईटीडीसी होटलों से बाहर केंद्र सरकार, ऐलान के 13 दिन पहले। राज्यों की माली हालत को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त राज्यों की वित्तीय हालत में कोई खास कमजोरी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग, कर्ज माफी और जीएसटी के चलते राजस्व को लेकर अनिश्चितता के कारण राज्यों का वित्तीय घाटा बढ़ा है और जीडीपी की तुलना में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट यानी जीडीएफ 10 साल में पहली बार 3% के ऊपर पहुंच गया। हालांकि आरबीआई का मानना है कि जीएसटी लागू होने से राज्यों की माली हालत में सुधार आएगा। आधार जारी करने वाली एजेंसी यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार लीक होने की खबर से इनकार किया है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि आरटीआई के तहत आधार नंबर वेबसाइट पर डाला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आधार नंबर बैंक अकाउंट नंबर की तरह है और अगर किसी वजह से ये पता चल भी जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल उनका पेंशन का वेबसाइट है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हर डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप अपने बेनिफिशरीज की लिस्ट जो है वो पब्लिक पोर्टल पर आप रखें। अब उस बेनिफिशरी के लिस्ट में उनका नाम होगा, उनका पता होगा, उनका एज होगा और बाकी डिटेल्स रहते हैं। उसमें उनका बैंक अकाउंट का नंबर भी था और चूंकि
एक एज ए प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के तहत उन लोगों ने उनका आधार नंबर भी डाल दिया था। चूँकि ये पहले से प्रथा चली आ रही थी तो इसलिए वो वहाँ पर वो डालते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पब्लिकली अवेलेबल था। किसी को जा करके उस गांव में अगर सर्च करना है, उस जिले का कोई अगर बेनिफिशियरी देखना है तो वहाँ सर्च करना था। कई ऐसे अन्य वेबसाइट थे जिसमें कि किसी को लॉगिन और पासवर्ड दे करके देखना था। अब वो लॉगिन और पासवर्ड अगर दे करके कोई अगर अंदर जाता है, अगर पोर्टल के अंदर जाता है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता क्या कि ये बिल्कुल ये डेटा लीक हो गया, पब्लिक हो गया, सार्वजनिक कर दिया गया। तो इसे ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि ये हमने एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन अथॉरिटी जो मिनिस्ट्रीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट है, उन लोगों ने ये दिया था ये सर्च फैसिलिटी कि आप जाकर किसी गाँव का देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर विवाद खत्म करने के लिए चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है। आयोग ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि राजनीतिक पार्टियों को मशीनों में टैंपरिंग साबित करने की चुनौती दी गई है। 7.5 घंटे तक चली इस बैठक में चुनाव आयोग ने ईवीएम को टैंपर प्रूफ साबित करने की पुरजोर कोशिश की। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिए गए। ये समझाने की कोशिश की गई कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर भी आयोग ने कहा कि अगर कुछ नेताओं को लगता है कि गड़बड़ी है तो साबित करें। Political parties were also informed that the commission will hold a challenge and offer opportunity to political parties to demonstrate that EVMs used in the recently concluded assembly elections were tampered or that EVMs can be tampered even under the laid down टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स। इलेक्शन कमीशन ने जो राजनीतिक दल भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं उनको ये चैलेंज दिया कि वो आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन तारीख तय करने वाला है। जो भ्रम वो फैला रहे हैं उसको वो स्पष्टीकरण दे। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पर सबसे ज्यादा बात करने वाली आम आदमी पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। विधानसभा के भीतर टैंपरिंग का लाइव डेमो करने वाली आप कह रही है कि आयोग की मशीनों में गड़बड़ी साबित की जा सकती है। जिन राज्यों के चुनाव हुए, जिनके लिए आप चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, उनकी मशीन हमें दे दीजिए, हम उसको हैक करके आपके सामने दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये भी टैंपर हो सकती है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, कई और राजनीतिक दलों का भी कहना है कि जो संदेह है वो दूर होना चाहिए। कि आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं, ईवीएम मशीन के ऊपर लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हो गया है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, उन्होंने कुछ मशीनें सीज की हैं, उस पर आपत्ति करने की क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन को? इसको पर्सनल मामला इलेक्शन कमीशन जो माना हुआ है वो उनकी निष्पक्षता के लिए भी ठीक नहीं है। विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बीजेपी भी एक समय ईवीएम पर सवाल उठा चुकी है। बीजेपी के नेता जीवीएल नरसिम्हा राव तो 2009 में डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की किताब भी लिख चुके हैं। हालांकि अब वो ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टियों पर ही सवाल उठाते हैं। अपने टॉय के ऊपर अपने पर्सनल मशीन पर प्रोटोटाइप बनाकर करना एक अलग बात है, इलेक्शन कमीशन की मशीन पर करना अलग बात है। अभी ये तय नहीं है कि चुनाव आयोग की तरफ से पार्टियों को ईवीएम में टैंपरिंग साबित करने का मौका कब मिलेगा, लेकिन मौका जब भी मिले, सवाल तो यही है कि क्या ये मशीनें पाक साफ साबित हो पाएंगी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक मुसलमानों में शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है। हालांकि इस्लाम में कई लोग 3 तलाक को जायज मानते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो किसी धार्मिक या समानांतर कोड से बंधा हुआ नहीं है। अदालत सिर्फ संविधान के अधीन है। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती पर कोर्ट ने कहा है कि किसी से उसके अधिकार और गरिमा छीनी नहीं जा सकती है, क्योंकि संविधान सबको गरिमा की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई इस वक्त जारी है। वहीं कांग्रेस नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक प्रथा को गलत बताया। सलमान खुर्शीद इस मामले में एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र हैं। मुख्यतः जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि 3 तलाक जो एक समय में 3 तलाक देने की प्रथा है, क्या वो उचित है या अनुचित है कानूनी तौर पे। इस पर इसके विभिन्न जो पहलू थे उस पर आज चर्चा हुई और मैंने बताने का ये प्रयास किया कि
ट्रिपल तलाक का कोई औचित्य नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है उसके सारे उदाहरण और उसके जितने भी जो भी उसके विषय थे वो सब मैंने कोर्ट के सामने रखे। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता अश्विन उपाध्याय ने कहा है कि 3 तलाक पर राजनीतिक दल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3 तलाक हलाला के मामले में मुझे लगता है कि देश को गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग बाहर कुछ और बोल रहे हैं और कोर्ट के अंदर कुछ और बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जब चैनलों पे बैठते हैं तो कहते हैं हम 3 तलाक हलाला बहुविवाह के विरोध में हैं, लेकिन उन्होंने इसको समर्थन करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन के लिए अपने 2 दिग्गज वकील कपिल सिब्बल और सलमान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है। मेरा ये मानना है कि 3 तलाक और बहुविवाह और हलाला ये पूरी तरीके से महिलाओं का सम्मान का मामला है, ये महिलाओं की डिग्निटी का मामला है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को आके सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न में बताना चाहिए वो इसके समर्थन में है या विरोध में है। 500 रुपए में हवाई सफर कब और कैसे, देखिए इस ब्रेक के बाद। अब 599 रुपए में भरी उड़ान, ये ऑफर लेकर आया है गो एयर। एयरलाइंस ने मॉनसून ऑफर में सिर्फ 599 रुपए से किराए शुरू हो रहे हैं। हालांकि ये ऑफर चुनिंदा रूट्स पर ही होंगे। इस ऑफर के लिए बुकिंग 12 से 15 मई के बीच करानी होगी, जबकि यात्रा की तारीख 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच होनी चाहिए। इस ऑफर को लेने वालों का चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। टिकट सिर्फ गो एयर की वेबसाइट पर ही बुक किए जा सकते हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, जुड़े रहिए YouTube, ट्विटर और फेसबुक के जरिए। नमस्कार। आने वाले दिनों में रेल किराया बढ़ सकता है। सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले CNBC आवाज पर। महंगा होगा रेल सफर, बाकी चैनलों से 2 दिन पहले। GST में रिफंड के लिए एक्सपोर्टर्स को नहीं करना होगा इंतजार, खबर सबसे पहले। बदलेंगे मोदी सरकार के बड़े अफसर, फैसले के 5 दिन पहले। ITDC होटलों से बाहर केंद्र सरकार, ऐलान के 13 दिन पहले। VIP गाड़ियों पर लाल बत्ती बैन, फैसले के 1.5 घंटे पहले। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा।